Hello students, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Literary Brain। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है ये है ट्रेजेडी का टॉपिक। ट्रेजेडी किसे कहते हैं, ट्रेजेडी क्या होती है। ट्रेजेडी की बात करें तो ट्रेजेडी को हिंदी में क्या कहा जाता है, ट्रेजेडी को हिंदी में कहा जाता है दुखांत। दुखांत क्या होता है, जिसका अंत दुख से भरा हुआ हो उसको दुखांत कहा जाता है। जिसका अंत दुख से भरा हुआ हो उसको क्या कहा जाता है, उसको दुखांत कहा जाता है। ट्रेजेडी का अंत भी दुख से भरा हुआ ही होता है। और ये जो ट्रेजेडी है दोस्तों, ट्रेजेडी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, ये हमारा ग्रीक का वर्ड आता है, ग्रीक भाषा का वर्ड है ट्रेजोइडिया। याद रखना ग्रीक भाषा का वर्ड क्या है, ट्रेजोइडिया, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है गॉड सॉन्ग। गॉड सॉन्ग। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये बकरी का गीत यहाँ पर कहाँ से आ गया, क्यों, मतलब ट्रेजेडी में इसका क्या कनेक्शन है। क्योंकि जनरली क्या होता है एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ट्रेजोइडिया, ट्रेजोइडिया से आप क्या समझते हैं, तो जनरली क्या लिखे जाते हैं बैड हैपनिंग, सैड हैपनिंग या फिर सैड एंड, इस तरह से आंसर दिए जाते हैं। लेकिन उसका ऑप्शन होता है गॉड सॉन्ग। गॉड सॉन्ग ट्रेजोइडिया का मैं बात कर रहा हूं, ट्रेजोइडिया, क्योंकि ट्रेजेडी शब्द की उत्पत्ति हुई ग्रीक भाषा के शब्द ट्रेजोइडिया से, और ट्रेजोइडिया का मतलब है गॉड सॉन्ग। क्या होता था, ये कहा जाता था कि जब एक कुछ फेस्टिवल या फिर कुछ ऐसा ओकेजन होता था तो वहां पर जो विनिंग प्ले राइट होता था उसको एक प्राइज के तौर पर एक गॉड गिफ्ट की जाती थी। तो दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड गॉड सॉन्ग, इस वजह से इसको गॉड सॉन्ग कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है, कुछ जो क्रिटिक्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो ये कहते हैं कि एक बकरी के चारों ओर चक्कर काटते थे। तो और ये भी कब होता था, ये भी फेस्टिवल्स के दौरान होता था, और जब ये प्ले राइट्स का कंपटीशन रखा जाता था उस समय कुछ ऐसा किया जाता था। तो इस वजह से ये ट्रेजोइडिया जो है गॉड सॉन्ग के नाम से जाना गया। इतना क्लियर हुआ। अब ट्रेजेडी क्या है, मैंने आपको बताया ट्रेजेडी दुखांत होता है, ट्रेजेडी दुखांत होता है। अब ट्रेजेडी की जो वास्तविक डेफिनेशन है वो कहां से आती है। आपने एरिस्टोटल की पोएटिक्स पढ़ी होगी, ठीक है ना, एरिस्टोटल की बुक पोएटिक्स की मैं बात कर रहा हूं। को पोएटिक्स को जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक डेफिनेशन देखने को मिलती है ट्रेजेडी की। ट्रेजेडी क्या है, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन। याद रखना, इनमें छोटे छोटे जो टॉपिक है इन पर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन दैट इज सीरियस, इस पर भी गौर करना, दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। ट्रेजेडी क्या है, ट्रेजेडी एक इमिटेशन है जो कि सीरियस है अपने आप में, और कंप्लीट है और सर्टेन मैग्नीट्यूड लिए हुए है। अब ये इमिटेशन क्या है, ये स्पेलिंग गलत हो गई, इसे सही कर लेना, इमिटेशन है ये। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या होता है, इमिटेशन वर्ड कहां से आया दोस्तों, ध्यान रख लेना, इमिटेशन वर्ड आया ग्रीक के वर्ड मिमोसा से। इमिटेशन शब्द की उत्पत्ति कहां हुई, ग्रीक के वर्ड मिमोसा से हुई। और मिमोसा का मतलब क्या होता है, मिमोसा का मतलब होता है मिमिक्री करना, और मिमिक्री मतलब टू कॉपी। अब क्या ट्रेजेडी में इमिटेशन होती है, बिल्कुल होती है। और इमिटेशन कहां से आया, ग्रीक वर्ड मिमोसा से आया। मिमोसा का मतलब मिमिक्री है और मिमिक्री का मतलब कॉपी करना है। तो व्हाट इज कॉपीड इन ट्रेजेडी। अब ट्रेजेडी में क्या कॉपी किया जाता है दोस्तों, आप कोई भी नाटक आप पढ़ते हैं, कोई भी मूवी आप देखते होंगे जो ट्रेजेडी बेस्ड मूवी होती हैं, उनके आइडियाज कहां से लिए जाते हैं, समाज से ही तो लिए जाते हैं। जो कि समाज की घटनाएं घट रही होती हैं उनसे आइडियाज लिए जाते हैं। तो कॉपी कहां से किया जाता है, कॉपी किया जाता है सोसाइटी से, सोशल हैपनिंग से, जो समाज में घटने वाली घटनाएं हैं उनसे किया जाता है, जो कॉपी किया जाता है। तो ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन दैट इज सीरियस। अब ट्रेजेडी का सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, ट्रेजेडी का सब्जेक्ट होना चाहिए सीरियस। ट्रेजेडी मस्ट बी रिटन ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट। ये नहीं कि ट्रेजेडी किसी भी ऐसे वैसे सब्जेक्ट पर लिखी जाए, नहीं, एक सीरियस सब्जेक्ट पर ट्रेजेडी लिखी जानी चाहिए। और ट्रेजेडी अपने आप में कंप्लीट होती है। अब कंप्लीट को भी हम 3 पार्ट में बांट लेते हैं। प्रॉपर बिगिनिंग होनी चाहिए ट्रेजेडी की, सुटेबल मिड होना चाहिए,
ठीक है ना, और कंप्लीट एंड होना चाहिए, और ये तीनों इंटरकनेक्टेड है अपने आप में। तीनों चीजें, प्रॉपर बिगनिंग होगी, वो कनेक्ट करेगी सुटेबल मिड को एंड देन कंप्लीट एंड को। ये फैक्टर्स आते हैं ट्रेजेडी के। तो ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब ग्रेंजुअर इफेक्ट्स, जो कुछ स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब ग्रेंजुअर से, और ग्रेंजुअर मतलब स्पेशल इफेक्ट से रिलेट करता है। स्पेशल इफेक्ट आपने देखा होगा जब आप मैकबेथ प्ले पर जाते हैं, तो मैकबेथ प्ले की स्टार्टिंग किससे होती है? थंडरिंग, लाइटनिंग एंड इन रेन, मतलब बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है, और ऐसे में 3 चुड़ैलें मिलती हैं। मतलब एक स्पेशल इफेक्ट दे दिया गया। जब आप प्ले को देखते हैं, पढ़ते हैं, इवन पढ़ने में भी आपके सामने वो पिक्चर विजुअलाइज हो जाती है। तो दोस्तों वो स्पेशल इफेक्ट किसका पार्ट होता है? वो पार्ट होता है ट्रेजेडी का। और उसको आप मेरे से सुनते समय भी आप फील कर रहे हो, तो इसका मतलब आपने ट्रेजेडी को दिल से समझ लिया है। तो यही तो ट्रेजेडी होती है। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन। अब मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी भी बीच में बताऊंगा जब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। अगर जो उसको आप विजुलाइज करने लगे तो समझ लेना आपको ट्रेजेडी में आप एंजॉय कर रहे हैं, और आप उसको समझ रहे हैं और गहराई से समझ गए हैं। तो हम आगे भी बढ़ेंगे, क्लास बहुत एंटरटेनिंग होने वाली है। तो दोस्तों एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, ये हमारे यूपी टीजीटी इंग्लिश की डेमो क्लास है, क्रैश कोर्स को लेकर। एक क्रैश कोर्स जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है, और ये क्रैश कोर्स बिल्कुल इस तरह से स्टार्ट किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स इसका फायदा उठा सके। मिनिमम फी रखी गई है ओनली 499 रुपीज, ओनली 499 रुपीज आपकी फी है। ठीक है, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, इस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी फी कितनी है? केवल 499 रुपीज है। और इसमें अगर जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर 9520307471 इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि यूपी टीजीटी इंग्लिश का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है हमारा। ये इसकी दूसरी डेमो क्लास है। पहली क्लास हमारी सोनेट के टॉपिक पे थी, दूसरी क्लास हमारी ट्रेजेडी के टॉपिक पर है। तो ट्रेजेडी इतना क्लियर हुआ। ट्रेजेडी क्या होता है? ट्रेजेडी का एंड ट्रेजिक होता है, जिसको दुखांत कहा जाता है। ट्रेजेडी वर्ड ग्रीक वर्ड ट्रेजोइडिया से आया, जिसका मतलब गॉड सॉन्ग होता है। और ट्रेजेडी में अगर जो हम बात करें डेफिनेशन की, तो ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। ये ट्रेजेडी में होता है। ट्रेजेडी अपने आप में कैसी होती है? ट्रेजेडी इमिटेशन होती है। इमिटेशन मतलब मिमोसा से आया, ग्रीक वर्ड मिमोसा से। मिमोसा मींस मिमिक्री, और मिमिक्री मींस टू कॉपी, किसी चीज को कॉपी करना। और सीरियस का मतलब यहाँ पर किससे? सीरियस सब्जेक्ट से। कंप्लीट का मतलब 3 पार्ट में डिवाइड है, बिगनिंग, मिड और एंड। ठीक है ना, ये तीनों चीज होनी चाहिए। तो ऐसी ट्रेजेडी होती है, और उसमें मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि स्पेशल इफेक्ट्स ट्रेजेडी में देखने को मिलते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। अब ट्रेजेडी के कुछ एलिमेंट्स आते हैं, कुछ चीजें आती हैं ट्रेजेडी में, जो मेन स्पेशल फीचर्स ट्रेजेडी के हमें देखने को मिलते हैं, जिनके बिना ट्रेजेडी मतलब हम समझ ही नहीं सकते कि ट्रेजेडी है, एग्जिस्ट करती है। इसमें सबसे पहली चीज आती है हैमर्शिया। हैमर्शिया क्या होता है? किसको हैमर्शिया कहा जाता है? ठीक है ना, हैमर्शिया हमारा पहला पॉइंट आता है। हैमर्शिया की बात करें तो दोस्तों, हैमर्शिया क्या होता है? हैमर्शिया ट्रेजिक फ्लॉ होता है। ट्रेजिक फ्लॉ, इसको हम एरर ऑफ जजमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसकी हम बात करें तो इसको मिस शॉट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी हम बात करें तो इसको मिसिंग ऑफ द मार्क, इस नाम से भी जाना जाता है। यानी कि हैमर्शिया को अलग अलग नामों से ट्रेजिक फ्लॉ कहा जाता है, एरर ऑफ जजमेंट कहा जाता है, मिस शॉट कहा जाता है, और मिसिंग ऑफ द मार्क कहा जाता है। किसको? हैमर्शिया को। हैमर्शिया को। अब ये हैमर्शिया क्या होता है? हैमर्शिया जिसको ट्रेजिक फ्लॉ के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखना, ये जो ट्रेजिक फ्लॉ है, ये जो एरर ऑफ जजमेंट है, ये हमें कब और कहां और कैसे देखने को मिलता है? ये एक ब्लंडर होता है, और ये ब्लंडर किसके द्वारा किया जाता है? ये जनरली प्रोटोगोनिस्ट के द्वारा, यानी कि जो मुख्य किरदार होता है, स्पेशली हीरो और हीरोइंस, उनके द्वारा ये ब्लंडर किया जाता है। और शेक्सपियर ट्रेजेडी में स्पेशली ये ब्लंडर हमें हीरो के द्वारा देखने को मिलता है, और वो कुछ ऐसी गलती कर देता है जिसकी वजह से कष्ट सहना पड़ता है, एंड फाइनली वी कम टू नो दैट ही डाइज अवे, और अंत में पता चलता है कि उसकी मृत्यु भी हो जाती है। दोस्तों हैमर्शिया
एरर ऑफ जजमेंट जिसको हम कहते हैं, वो कैसे देखने को मिलता है? फॉर एग्जाम्पल आप जूलियस सीजर लीजिए, शेक्सपियर का प्ले है जूलियस सीजर। उसमें आपको पता है कि पॉम्पे पर विजय प्राप्त करके जब सीजर लौट रहा होता है रोम की तरफ, तो वहां पर दूसरी तरफ एक ग्रुप ऑफ कॉन्स्पिरेटर होता है। एक तरफ तो सीजर की जय जयकार हो रही है क्योंकि सीजर की ताजपोशी की जानी है, सीजर की जय जयकार हो रही है, सारे में सीजर की मतलब उसके विजय उत्सव के एक तरह से उद्घोष किया जा रहा है। और दूसरी तरफ एक षड्यंत्रकारियों का ग्रुप है जो कि एक षड्यंत्र रच रहे हैं, और वो षड्यंत्र क्या है? वो एसेसिनेशन ऑफ सीजर का षड्यंत्र है। सीजर को मारने के षड्यंत्र की बात यहाँ पर की जा रही है, और इस षड्यंत्रकारी ग्रुप का जो लीडर है वो है कैशियस। कैशियस इसका लीडर है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे कॉन्स्पिरेटर्स है, कास्का है, सिन्ना है, ठीक है, और स्पेशली ब्रूटस जो कि सीजर का फ्रेंड है, उसको भी इस ग्रुप में ये कहकर जोड़ लिया जाता है कि क्या तुम ये चाहते हो कि सीजर की ताजपोशी हो और सीजर लोगों पर अत्याचार करे? क्योंकि सीजर को प्रूव कर दिया जाता है एज ए डिक्टेटर के रूप में कि सीजर तानाशाही है। ब्रूटस, क्या तुम चाहोगे कि एक तानाशाही का राज फिर से हो? तो ब्रूटस को इस तरह से उसको जाल में फंसाया जाता है। ब्रूटस क्वेश्चन करता है, भाई ठीक है, मैं मान लेता हूं तुम्हारी बात, इसका मतलब तो है कि तुम राजा बनना चाहते हो। कैशियस से कहता है वो कि तुम यहां पर ताज को देख रहे हो, लेकिन कैशियस कहता है नहीं, मुझे किसी ताज का, किसी सिंहासन का मोह नहीं है, बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि जो नोबल व्यक्ति है रोम में वो इस सिंहासन पर राज करे, और वो तुम हो ब्रूटस। तो ब्रूटस को इस तरह से कहा जाता है, और ब्रूटस उनकी बातों में कन्विंस हो जाता है और उनके षड्यंत्रकारियों के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। उधर सीजर जो है वो महल में जाता है। अब सीजर की पत्नी है कैलिफोर्निया। मैं आपको बीच बीच में से मतलब ब्रीफ में बता रहा हूं ताकि आप हेमर्शिया को समझ पाए। सीजर की पत्नी है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया सीजर को अपना एक स्वप्न बताती है, और उस समय बताती है जब सीजर को इनविटेशन आ चुका होता है, कहां से? सीनेट में सीजर के वेलकम की तैयारी की जाती है, वेलकम सेरेमनी होती है और सीजर को बुलाया जाता है वहां पर, तो सीनेट में। तो उस समय सीजर की पत्नी कैलिफोर्निया सीजर से ना जाने के लिए रिक्वेस्ट करती कि सीजर तुम वहां मत जाओ, तुम सीनेट मत जाओ। तो सीजर कहता है भाई मैं क्यों ना जाऊं सीनेट? तो कहती है मैंने एक सपना देखा है, और सपने में देखा है कि तुम्हारी एक मूर्ति है जो कि रोम के बीच में खड़ी हुई है, और देयर आर नंबर ऑफ स्पॉट्स इन योर स्टैचू एंड द ब्लड इज कमिंग आउट, और एंड द रोमन्स आर वॉशिंग देयर हैंड्स इन द ब्लड ऑफ सीजर। सीजर, दिस इज नॉट अ गुड साइन, यू मस्ट नॉट गो देयर। लेकिन सीजर की सबसे बड़ी कमी क्या थी? सीजर की सबसे बड़ी कमी थी सीजर का एरोगेंस। सीजर का जो एक घमंड था ना, बहुत ज्यादा था। सीजर कहता है सीजर शैल गो, भाई रोक सको तो रोक लो, सीजर तो जरूर जाएगा, सीजर जाकर रहेगा। अब सीजर की पत्नी कहती है भाई मेरी बात पर विश्वास ना करो तो कम से कम जो ग्रेवयार्ड में, ठीक है ना, जो वॉचमैन का एक दृश्य है उस पर तो विश्वास कर लो। क्योंकि जो वॉचमैन था उसने क्या देखा था? उसने देखा था कि रोम के कब्रिस्तान के पास जब वो पहरा दे रहा था कि जो कब्र की मिट्टी थी वो हट रही थी, और जो डेड मैन्स थे वो अलाइव हो रहे थे, वो जीवित हो रहे थे। वो भागता भागता जब रोम की तरफ को आता है, उनकी सक्रिय गलियों में से होकर गुजरता है, तो वहां पर वो देखता है कि एक लॉयनेस ने रोम की गलियों में अपने बच्चों को जन्म दे रखा है। तो वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि ये अच्छा प्रतीक नहीं है। यानी कि उनके जागने का मतलब क्या? मुर्दों की जो षड्यंत्रकारी हैं वो अपने काम को अंजाम देने वाले हैं, और वो निडर होकर रोम की गलियों में घूम रहे हैं। शेरनी का अपने बच्चों को जन्म देने का यह प्रतीक है। लेकिन सीजर कहता है ठीक है, चल भाई मैं तेरी बात मान लेता हूं, नहीं जाता, लेकिन मैं क्या कहूंगा? तो वो कह देती है कि ये कह देना तुम बीमार हो। तो यहां पर एक लाइन आती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस प्ले की। क्या कहता है सीजर? शैल सीजर सैंडल है? क्या सीजर झूठ बोलेगा? तो ये कहता है क्या सीजर झूठ बोलेगा? और फिर इनविटेशन आता है सीजर का। सीजर के को जब मैसेंजर आता है बताने के लिए, तो सीजर उसको सारी बात बता देता है। अब ये बात जाके सीनेट में पहुंचती है, तो वहां पर जो सीनेट में जब बात पहुंचती है, तो वहां पर इस बात को मतलब नीचा दिखाने के लिए, गलत दिखाने के लिए सीजर के पास ये कहा जाता है, क्या बताया जाता है सीजर के पास कि ये जो स्वप्न है ना, जो तुम्हारी पत्नी ने देखा, एक अच्छा संकेत है। तुम्हारी मूर्ति, इंटरप्रेट कर दिया जाता है सीजर के ड्रीम को पूरी तरह से। तुम्हारी जो मूर्ति खड़ी हुई है, इसका मतलब यह है कि
जैसे तुम्हारे पुराने पूर्वज रहे उसी तरह से जो सीजर का नाम है वो हमेशा बना रहेगा, और रोम की जनताओं में सीजर का रक्त जो है वो प्रवाह मतलब होता रहेगा, और वो उसी तरह से उतनी ही स्ट्रांग होगी जितनी की सीजर इटसेल्फ। तो अब ये बात सीजर को पता चल, सीजर कहता है कि तुम तो ऐसी बात कर रही थी, अब मैं जरूर जाऊंगा। और सीजर वहां पर जाता है और सीजर के सामने कुछ मांगे रखी जाती हैं, सीजर उनको मानता नहीं है, और क्या किया जाता है, वन बाय वन स्टैब अपॉन सीजर, दे फॉल अपॉन सीजर। और लास्ट में ब्रूटस आता है, ब्रूटस जब आता है तो सीजर क्या कहता है, इट ब्रूट, मतलब सीजर ने सोचा नहीं था, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, दोस्त दोस्त ना रहा। ऐसी सिचुएशन सीजर के साथ हो गई। यही तो हैमर्शिया है, सीजर ने गलती की। माना कि सीजर की पत्नी सुपरस्टिशियस थी, लेकिन उसकी बात में दम था। अगर जो सीजर ने उसकी बात को मान लिया होता तो शायद ये ट्रेजेडी ना होती। तो दिस इज द पार्ट ऑफ हैमर्शिया, यही तो हैमर्शिया कहलाता है। और ऐसे ही ट्रेजेडीज में, शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में आपको ये हैमर्शिया देखने को मिलेगा, चाहे ओथेलो हो, चाहे मैकबेथ हो, चाहे जूलियस सीजर हो, चाहे एंटोनी क्लोपेट्रा हो, ठीक है, चाहे रोमियो जूलियट हो, हर ट्रेजेडी में आपको ये हैमर्शिया देखने को मिलेगा। तो हैमर्शिया क्लियर हुआ, हैमर्शिया क्या होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी, थ्योरी ऑफ कैथारसिस। थ्योरी ऑफ कैथारसिस। अभी जो कैथारसिस है दोस्तों, ये क्या है, कहां से कैथारसिस आया। कैथारसिस हमारा कहां से आया, ये ग्रीक के वर्ड परगेशन से आया। इतना ध्यान रखना, कैथारसिस वर्ड कहां से आया, ग्रीक वर्ड परगेशन से आया। और परगेशन की अगर जो हम बात करें तो परगेशन क्या होता है, परगेशन होता है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन, परगेशन स्टैंड्स फॉर प्यूरिफिकेशन। एंड व्हाट टू बी प्यूरिफाइड, किस चीज का प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस। याद रखना, प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस। और इमोशंस को दो पार्ट में हमने बांटा, किस पार्ट में, फर्स्ट इज पिटी एंड द सेकंड इज फियर, पिटी एंड फियर। तो इमोशंस हमारे दिखाई पड़ते हैं। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, आप कोई मूवी देखने जाते हैं, ठीक है ना, कोई आप मूवी देख रहे हैं। जब आप मूवी देख रहे होते हैं तो उस समय आपकी फीलिंग अपने हीरो से कनेक्ट हो जाती है या फिर अपनी हीरोइन से कनेक्ट हो जाती है, और उस समय आपको पता है कि इसके साथ कुछ गलत होने वाला है, उसको कोई मारने आने वाला है, तो आप डर जाते हैं, ठीक है ना, फियर, आपको डर लगने लगता है। लेकिन आपके उस हीरो के लिए आपके मन में क्या आती है, पिटी आती है। तो यही फैक्टर है, वी फील पिटी फॉर अदर्स एंड फियर फॉर आवरसेल्व्स। वी फील पिटी फॉर अदर्स एंड फियर फॉर आवरसेल्व्स, बिकॉज़ समटाइम्स हम खुद के लिए भी वो समझने लगते हैं भी काश हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, या फिर अपने आप को उसके जगह रखकर देखने लगते हैं हम। तो ये थ्योरी हमारी वर्क करती है, पिटी एंड फियर की थ्योरी। इतना क्लियर हुआ। तो ये कैथारसिस में आता है। तो कैथारसिस का वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड परगेशन, परगेशन स्टैंड्स फॉर प्यूरिफिकेशन, एंड प्यूरिफिकेशन इट मींस द प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस थ्रू द फैक्टर ऑफ पिटी एंड फियर। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा भाई, पिटी एंड फियर, अगर जो ये कैथारसिस का थ्योरी वर्क ना करे ना, तो इसका मतलब समझो कि ट्रेजेडी कंप्लीट नहीं है, ट्रेजेडी अच्छी ट्रेजेडी नहीं है, ट्रेजेडी में सब्लिमिटी नहीं है। जो वो ट्रेजेडी है, ट्रू ट्रेजेडी जब मानी जाती है कि आप कोई मूवी देख रहे हैं और देखते देखते आपके इमोशंस उससे जुड़ जाएं, आपके आंसू निकलने लगे, आंसू भी ना निकले तो आप उसमें बह जाएं, डूब जाएं, आप उसके इमोशंस के साथ, मतलब वो खुश है आप खुश हो जाए, वो दुख हो रहे हैं तो आप भी दुखी हो जाएं। तो दोस्तों ये थ्योरी काम करती है, कैथारसिस की थ्योरी। इतना क्लियर हुआ। तो कैथारसिस समझ में आया आपको, हैमर्शिया समझ में आया आपको, पिटी एंड फियर का फैक्टर आपको समझ में आया। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रेजिक एंड की। ट्रेजिक एंड, एक ट्रेजेडी का अंत कैसा होना चाहिए। एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी के अकॉर्डिंग, जो कि शेक्सपियर ने भी फॉलो किया है, लेकिन शेक्सपियर वायलेट करते हैं, उनके शेक्सपियर ने वायलेशन भी किया है एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी का। कहां पर, यूनिटी में, ठीक है ना। यूनिटी बताई गई है, 3 यूनिटी होती हैं, यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन। लेकिन शेक्सपियर इसको वायलेट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन बात अगर जो हम ट्रेजेडी के एंड की करें, तो ट्रेजेडी का एंड कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्टेज मस्ट बी लिटर्ड विद डेड बॉडीज। स्टेज पर डेड बॉडीज होनी चाहिए, एक दो नहीं, बहुत सारी डेड बॉडीज होनी चाहिए स्टेज पर,
तभी एक बेस्ट ट्रेजेडी मानी जाती है, और हीरो का मरना तो निश्चित है भाई ट्रेजिक एंड में। तो ये ट्रेजिक एंड होता है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं ट्रेजिक हीरो की। हीरो कैसा होना चाहिए, एक आइडियल हीरो कैसा होना चाहिए? दोस्तों जो हीरो है शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में आपने देखे होंगे, या तो वो राजा है, या वो राजकुमार है, या वो कोई योद्धा है, या ऊंचे दल का नेता है। ऐसा ही एक हीरो होना चाहिए। हीरो बिलोंग्स टू द रॉयल क्लास ऑफ सोसाइटी। नंबर पॉइंट याद रख लेना, हीरो बिलोंग्स टू द रॉयल क्लास ऑफ सोसाइटी। हीरो कैसी क्लास ऑफ सोसाइटी का है? रॉयल क्लास ऑफ सोसाइटी का जो है हीरो वो होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, हीरो की बात करें तो हीरो कैसा होना चाहिए? हीरो कोई ट्रेजिक फ्लॉ करेगा और उस ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से उसको सफर करना होगा, और उस सफर करने की वजह से उसकी मृत्यु निश्चित है। यानी कि वही हैमर्शिया वाली थ्योरी यहां पर अप्लाई होती है। मतलब जो हीरो है, हीरो के द्वारा कोई गलती की जाएगी, एक ब्लेंडर किया जाएगा, एक ट्रेजिक फ्लॉ होगा, और उसकी वजह से हीरो को सफर करना होगा और अंत में उसकी मृत्यु होना निश्चित है। अब इसके साथ साथ एरिस्टोटल ने 4 कैटेगरीज रखी हैं, ठीक है ना। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरीज हैं आइडियल ट्रेजिक हीरो की। बट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है विच वन इज द बेस्ट वन, द बेस्ट कैटेगरी ऑफ आइडियल हीरो एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिस्टोटल ट्रेजेडी। जो एरिस्टोटल ट्रेजेडी है उसके अकॉर्डिंग जो 4th कैटेगरी है वो बेस्ट मानी जाती है। वो क्या है? अ वर्चुअस मैन बट नॉट टू वर्चुअस, अ परफेक्ट मैन बट नॉट टू परफेक्ट, पासिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी through his own hamartia. This is the ideal category of an ideal hero in the tragedy. Is that clear? क्लियर हुआ ना आपको कि क्या एक गुणी व्यक्ति लेकिन पूरी तरह से गुणी नहीं है, एक परफेक्ट व्यक्ति लेकिन पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। वो कहां से कहां की तरफ आ रहा है? वो समृद्धता से पतन की तरफ आ रहा है। कहां से? समृद्धता से पतन की तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है? अपने खुद के ट्रेजिक फ्लॉ के कारण, अपनी खुद की गलती के कारण उसका पतन हो रहा है, उसके पतन निश्चित है। तो ये कॉन्सेप्ट है ट्रेजेडी का, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है ट्रेजेडी का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसा मैंने आपको समझाया अच्छी तरह से आपने समझा होगा। दोस्तों जीवन की बाधाओं से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो ऑब्स्टिकल्स है ना, ये तो जीवन का पार्ट है, ये जीवन का चक्र है। और जीवन की बाधाओं से जिस दिन आप